तो हमारा आज का टॉपिक है जो हम लोग चैप्टर 9 से पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम की। अ जर्नल सर्वे ऑफ सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर का नाम है। एंड हमारा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज वो है राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज। एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि हम आज राजा राम मोहन रॉय पर फोकस करेंगे। ये वीडियो राजा राम मोहन रॉय पर फोकस्ड किया गया है। और जो ब्रह्मो समाज है इससे रिलेटेड एक्चुअली 3 लीडर्स हैं। ब्रह्मो समाज से रिलेटेड एक तो राजा राम मोहन राय जी हैं, साथ ही साथ देवेंद्र नाथ टैगोर जी का नाम भी ब्रह्मो समाज से रिलेटेड है, और केशव चंद्र सेन जी का। तो ब्रह्मो समाज 3 हेड्स में हम पढ़ेंगे। पहले राजा राम मोहन राय जी से रिलेटेड, और मैक्सिमम हम ब्रह्मो समाज के जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो भी इस पे ही राजा राम मोहन राय जी वाले टॉपिक में ही देख लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग जैसे स्पेक्ट्रम में दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर जी से रिलेटेड देखेंगे, और ब्रह्मो समाज से उनका रिलेशन क्या था वो देखेंगे, और उसके बाद केशव चंद्र सेन जी से। तो इस तरह से ब्रह्मो समाज हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा अलग अलग लीडर्स के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज। तो जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय जी को। और साथ साथ इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। अब देखिए जो राजा राम मोहन रॉय जी थे उनकी कैसी अप्रोच थी, कैसे अप्रोच में बिलीव करते थे? मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच थी उनकी, और वो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी में बिलीव करते थे। तो राजा राम मोहन रॉय जी मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में बिलीव करते थे, और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वलिटी। और उनका जो फेथ था वो किस में था? मोनोथिज्म में, मतलब एकेश्वरवाद में। ठीक है। और उन्होंने अपने इस फेथ के साथ एक बुक भी लिखी है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, 1809 में लिखी गई है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और राजा राम मोहन रॉय जी ने जो ये वेदास थे और उपनिषद से 5 उपनिषद से इनको बंगाली में ट्रांसलेट किया है। ठीक है। और ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं वो मोनोथिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बोला गया है कि जो राजा राम मोहन रॉय जी ने एक आत्मीय सभा, इसे कहा जाता था सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। अगर हम इसको इंग्लिश में इसका नाम देखें, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की थी कब? 1814 में। 1814 में कहाँ पर? कैलकाटा में। इसकी स्थापना भी, आत्मीय सभा की स्थापना भी या फिर सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना भी 1814 में कैलकाटा में किस लिए की गई थी? कि जो मोनोथिस्टिक आइडियल्स है वेदांता के, उनको स्प्रेड करने के लिए। राजा राम मोहन रॉय जी ने कैंपेन चलाया था आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडनेस, जो रिजिडिटी होती है, और मीनिंगलेस जो रिचुअल्स होते हैं और सोशल इल्स होते हैं, इनके खिलाफ। ठीक है। तो उन्होंने दिखा था कि जो आइडोलेट्री है या कास्ट की रिजिडनेस है, और या रिजिडिटीज़ भी बोल सकते हो, और जो हमारे मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं और सोशल इल्स हैं, ठीक है, उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, और कैसे जो हमारे वेदास हैं, वेदांताज हैं, वो भी उसको विरोध करते हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। जो राजा राम मोहन राय जी थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? रैशनलिस्ट आइडियाज़ से। ठीक है। और ही डिक्लेयर्ड वेदांता इज बेस्ड ऑन रीज़न, कि जो वेदांता है वो रीज़न पे बेस्ड है। ठीक है। कि कोई ना कोई इसकी हर एक चीज़ के पीछे कोई कारण बताया गया है वेदांता में। इफ रीज़न डिमांडेड इट, इवन अ डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज जस्टिफाइड। अगर आपको मतलब किसी चीज़ का रीज़न नहीं मिल पाता किसी भी ग्रंथ से, पुराने एंशंट स्क्रिप्चर से, तो आप उस स्क्रिप्चर से डिपार्चर भी, मतलब उससे अलग भी हो सकते हो, आप उसको छोड़ भी सकते हो। इनका कहना था राजा राम मोहन रॉय जी का। अब फिर जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं उन्होंने बोला है कि ये प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म में बिलीव करते थे, और ये चाहते थे कि जो प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म है ये
हर एक सेक्ट में, मतलब चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी रिलीजन हो, किसी भी सेक्ट के पीपल हों, अलग अलग, चाहे वो कास्ट बेसिस पे अलग किए गए हैं, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे अलग किए गए हैं, सोसाइटी के जितने भी सेक्ट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस जो बनाए गए हैं, उनको मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म को फॉलो करने के लिए बोलते थे कि आप एक रैशनलिस्ट होके किसी चीज़ को समझिए, ना कि ब्लाइंड फेथ रखिए आप किसी चीज़ में, ठीक है। और इसी के साथ राजा राम मोहन रॉय जी ने परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये बुक लिखी है 1820 में। परसेप्ट्स ऑफ जीसस कब लिखी है? 1820 में। ही ट्राई टू सेपरेट द मॉरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट विच ही प्रेज। तो उन्होंने यहाँ पर जो मॉरल और फिलोसफिकल मैसेज है उसको भी अलग अलग किया है न्यू टेस्टामेंट का। और जैसे इन्होंने बताया है कि ही अर्न द wraths ऑफ मिशनरीज ओवर हिज एडवोकेसी टू इनकॉर्पोरेट द मैसेज ऑफ क्रिस्ट इन टू हिंदुज्म। तो इनको बहुत सारे लोगों की जो आलोचना है मिशनरीज की, वो भी सहन करनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने जो क्राइस्ट के मैसेज थे वो हिंदुज्म में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। ही स्टूड फॉर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। वो जो राजा राम मोहन रॉय जी थे वो क्या प्रैक्टिस चूज़ करते थे कि वो हर एक रिलीजन से, हर एक कल्चर से, ठीक है, जो भी क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल उनको प्रोसेस दिखता था, मतलब जो भी उनको अच्छी चीज़ें लिखती थी, वो जो बेस्ट चीज़ें लिखती थी वो अलग अलग कल्चर से, रिलीजन से वो गेन करना चाहते थे। और इस वजह से उनको ऑर्थोडॉक्स का रिएक्शन भी फेस करना पड़ा। राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की है? 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की है। फिर बोला गया है कि जो ये ब्रह्मो समाज था, इसका पहले नाम इन्होंने ब्रह्मो सभा रखा था। जैसे यहाँ लिखा गया कि ब्रह्मो सभा था इसका नाम पहले, जब अगस्त 1828 में इसे बनाया गया था। और बाद में जो राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज ये नाम चेंज कर दिया। जो ये मतलब ये सभा थी, थ्रू द सभा ही वांटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडियाज़ एंड मिशन। वो सिर्फ अपने आइडियाज़ और मिशन का प्रचार करना चाहते थे, ना कि किसी सेपरेट कोई रिलीजन बनाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। इसके साथ इनका कहना था कि worship and adoration of the eternal, unsearchable, immutable being who is the author and preserver of the universe। तो मतलब वो भगवान की पूजा में बिलीव रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो भगवान भगवान को नकारते थे, पर वो मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो उन्होंने कहा गया है कि जो प्रेयर्स जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं हम लोग, रीडिंग्स ऑफ उपनिषद्स है ना, वर टू बी द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, कि ये भी एक वर्शिप की ही फॉर्म है। कि ना ही हम कोई ग्रेव इमेज रखते हैं, मतलब उसकी कोई, या स्टैचू की, स्कल्पचर की, या कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट एक्सेट्रा, इनकी पूजा के से अलग अगर इनकी पूजा ना की जाए और इसके बदले में अगर आप प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो, सॉरी, और उपनिषद पढ़ते हो, तो ये भी एक तरह से वर्शिप है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉन्ग टर्म एजेंडा था ब्रह्मो समाज का, वो क्या था? हिंदू रिलीजन को प्योरीफाई करना, ठीक है, मोनोथिज्म को प्रीच करना, एक ईश्वरवाद को प्रीच करना, ठीक है। और ये दो पिलर्स पर ही बेस था, वो था रीजन एंड वेदास एंड उपनिषद। एक तो किसी हर चीज़ का भी कारण होना चाहिए जो भी आप फॉलो कर रहे हो, और वेदास और उपनिषद पर बेस था जो ब्रह्मो समाज था। इस समाज में ये भी कोशिश की गई कि जो आप डिफरेंट रिलीजन है उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको आप स्प्रेड करो, मतलब और रिलीजन से भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें लो। और इसमें ह्यूमन डिग्निटी पर, अपोजिशन टू आइडोलेट्री, क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल इविल्स सच एज सती, इन पर फोकस किया गया। जैसे कि हम बोल रहे थे कि राजा राम मोहन रॉय जी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो न्यू रिलीजन बनाए, बल्कि वो हिंदुज़्म को प्यूरिफाई करना चाहते थे, अलग अलग रिलीजन से अच्छी बातें लेना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि रिलीजन्स में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी गई है, जैसे सती को कोई भी रिलीजन सपोर्ट नहीं करता, या फिर विडो मैरिज जो है वो हर एक रिलीजन विडो मैरिज को सैंक्शन करता है। सती को राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा था? मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी रिलीजन, ठीक है, कि जो सती प्रथा है वो एक मर्डर है हर एक रिलीजन के हिसाब से।
तो ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अम, तो हमने यहाँ बोला है कि वो प्यूरिफाई करना चाहते थे हिंदुज़्म को। किस चीज़ से प्यूरिफाई करना चाहते थे? जो इविल प्रैक्टिसेस, जो कुप्रथाएं आ गई थी। और जो राजा राम मोहन रॉय जी के जो ये प्रोग्रेसिव थॉट्स थे, आइडियाज़ थे, उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला है किससे? ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट से। जैसे कि यहाँ पर उनके आलोचकों में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है राजा राधाकांत देव जी का। ये राजा राधाकांत देव थे जो ये धर्म सभा के संस्थापक थे। और इन्होंने ये सभा की स्थापना किसके लिए? ब्रह्म समाज को काउंटर करने के लिए की थी, कि जो ब्रह्म समाज के प्रोपागेंडा थे उसको काउंटर करने के लिए जो राजा राधाकांत देव होते हैं वो धर्म सभा की स्थापना करते हैं। और ये राजा राम मोहन रॉय के प्रमुख आलोचकों में से एक थे। अब 1833 में जो है राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। और इस तरह से जो ये समाज होता है ब्रह्म समाज, इसको बहुत बड़ा एक तरह से ड्रॉबैक मिलता है या धक्का मिलता है, सेटबैक भी बोल सकते हो। अभी हम लोग जो ये चीज़ है ये सिर्फ ब्रह्मो समाज से रिलेटेड है। अगर आपका क्वेश्चन कभी ब्रह्मो समाज पर ही फोकस है, तो आप अगर ब्रह्मो समाज को डिफाइन करना चाहते हो तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो राजा राम मोहन रॉय जी से मतलब ओरिएंटेड था उनकी तरफ, ठीक है। तो ब्रह्म समाज में बोला गया है, किस तरह से हम ब्रह्म समाज को सम कर सकते हैं। देखो, ब्रह्म समाज में एक तो पॉलीथिज्म की आलोचना की गई, क्रिटिसाइज किया गया है, आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज किया गया है। आइडोलट्री के भी खिलाफ थे वो, पॉलीथिज्म के भी खिलाफ थे। उन्होंने तो मोनोथिज्म का साथ दिया था। इट डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार्स। और जो ये डिवाइन अवतार जो बोले जाते हैं या इनकारनेशन जो बोला जाता है, ये इसके खिलाफ थे। जो राजा राम मोहन रॉय जी थे, या फिर वैसे ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं तो ब्रह्म समाज में जो भी लीडर्स आएंगे वो इसके जो इनकारनेशन है डिवाइन अवतार से, इसकी आलोचना ही करेंगे। और इन्होंने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको बोला था कि ये स्क्रिप्चर जो एंजॉय नहीं कर सकते ऐसा स्टेटस जिसकी अल्टीमेट अथॉरिटी हो। मतलब स्क्रिप्चर्स की अल्टीमेट अथॉरिटी ऐसा देने से इन्होंने मना किया था कि ऐसे अल्टीमेट अथॉरिटी हमको नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमको उन स्क्रिप्चर्स में जो भी लिखा गया है पहले एंशंट वेदास ग्रंथ किसी चीज़ में भी, तो वहाँ पर हमें अपना ह्यूमन रीज़न और कॉन्शियंस लगाना होगा कि वो चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। और ये जो ब्रह्म समाज था ये कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं लेता था डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा के लिए। नो डेफिनेट स्टैंड बोला है कि ऐसा इनका डेफिनेट स्टैंड नहीं था कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा की तरफ हो, या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ साउल, जो सोल होती है आत्मा का ट्रांसमाइग्रेशन, जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो जाना, वो भी सपोर्ट नहीं किया जाता था। ना ही डेफिनेट स्टैंड इसकी तरफ भी दिखता है ब्रह्म समाज का। लेफ्ट इट टू इंडिविजुअल ब्रह्मोस टू बिलीव आइदर वे, कि इन्होंने ये जो चीज़ें हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा की, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ साउल की, ये इन्होंने अब ब्रह्मोस पर छोड़ दी है। जो भी मतलब ब्रह्म समाज को फॉलो करते हैं इंडिविजुअल्स, उनके अपने हिसाब से वो इस पर बिलीव कर सकते हैं या ना कर सकें। मतलब उनकी तरफ उन्होंने कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं लिया ब्रह्म समाज ने, ये उन लोगों पर ही छोड़ दिया है। और जो ब्रह्म समाज है इन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है। तो ये सारे ब्रह्म समाज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। बोला गया कि हिज आइडियाज एंड एक्टिविटीज वर ऑल्सो एम्ड एट पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस थ्रू सोशल रिफॉर्म। जो राजा राम मोहन रॉय जी की आइडियल्स थे या आइडियाज़ थे और एक्टिविटीज़ थे वो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट से भी रिलेटेड थे मासेस के ना, मतलब और ये सोशल रिफॉर्म के थ्रू पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे, क्योंकि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट तब हो पाता जब सब लोग एक अपने आप में मतलब एकता को फॉलो करते। तो जो ये मोनोथिज्म है ये मतलब एकता की तरफ ले जाता है इंसान को, ठीक है। जो कास्ट का इन्होंने विरोध किया है, कास्ट सिस्टम का, तो वो भी इन्होंने इसीलिए किया है ताकि लोगों में यूनिटी आए। और इनके मतलब बहुत सारी जगह पर हम देख सकते हैं कि नेशनलिस्ट अंडरटोन्स हैं, कि ये मतलब हमारे एक नेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाह रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने जो सोशल रिफॉर्म्स किए हैं उनकी तरफ क्या क्या कदम रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जी के। तो इन्हें बोला जा सकता है राजा राम मोहन रॉय जी को कि क्रूसेडर अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती। तो सती प्रथा का इन्होंने बहुत विरोध किया है। और इन्होंने एंटी जो सती स्ट्रगल है 1818 में शुरू कर दिया था। और उन्होंने बहुत सारे जो सेक्रेड मतलब पवित्र टेक्स्ट थे उनका सहारा लिया और बताया कि कोई भी रिलीजन ऐसा
नहीं चाहता है, ऐसा सैंक्शन नहीं करता है कि आप किसी भी वीडियो को जिंदा जला दो। ठीक है, बिसाइड अपीलिंग टू ह्यूमनिटी रीजन एंड कंपेशन, आप बिल्कुल ना ही ह्यूमनिटी को देखकर, ना ही कोई रीज़न है इसके पीछे, ना ही कोई कंपेशन है, फिर भी ये चीज़ प्रथाएं हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी रिलीजन इसको सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी टैक्स इसको सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी हम लोग आंखें बंद कर कर इस प्रथा को चलाए जा रहे हैं, उनका कहना था। He also visited the crimination grounds, organized vigilance groups and filed counter petitions to the government during this struggle against सती, कि उन्होंने जो क्रिमिनेशन ग्राउंड्स होते थे, तो मतलब शमशान घाट टाइप बोल सकते हैं आप उन्हें, और जो मतलब वहाँ पर भी विजिट किया, मतलब वो देखते थे कि कहीं ये प्रथा भी फॉलो तो नहीं की जा रही है, ताकि मतलब क्योंकि वो इसका विरोध करते थे प्रॉपर तरीके से, ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी वो मतलब जो ऑन ग्राउंड लेवल भी वो चाहते नहीं थे कि ऐसी चीज़ें मतलब वो कहीं पे भी उनके सामने फॉलो हो, और वो विजिलेंस ग्रुप्स भी चलाते थे, और फाइल्ड जो अगर पेटिशंस वगैरह थी वो भी उन्होंने गवर्नमेंट के सामने इस स्ट्रगल के दौरान, ठीक है, और अगेंस्ट सती उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के लिए पेटिशन भी फाइल की थी। और जो इन सब कोशिशों का जो नतीजा है वो उनको किस तरह मिलता है, गवर्नमेंट जो रेगुलेशन आता है 1829 में सती प्रथा के खिलाफ। और इसके साथ ही जब क्योंकि वो वुमेन के राइट के लिए कैंपेन करते थे, उनके वुमेन राइट के सपोर्टर थे, तो उन्होंने बताया कि मतलब जो भी कुप्रथाएं थी वुमेन के अगेंस्ट, वो उन सब की आलोचना करते थे, ठीक है, और वो जो इन्फीरियर सोशल स्टेटस होता था वुमेन का, उसके खिलाफ भी थे कि आप इन्फीरियर, मतलब जो सोशल स्टेटस था सामाजिक, अगर हम लोग देखें कि वुमेन की कंडीशन या स्टेटस जो भी था वो बहुत इन्फीरियर था, उसको भी वो इम्प्रूव करना चाहते थे। और ये कहते थे कि जो भी हम लोग ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं और जो प्रिवेल हो रही है, जो जिस अगर हम लोग इनको अपोज करेंगे तभी हम लोग इनका स्टेटस बढ़ा सकते हैं वुमेन्स का। और रॉय ने पॉलीगैमी की आलोचना की है, डिग्रेडेड स्टेटस ऑफ विडोज़ की आलोचना की है, और इन्होंने बोला कि इन्हें इनहेरिटेंस की जो राइट है प्रॉपर्टी के लिए वो भी मिलने चाहिए। और राजा राम मोहन राय ने ऐसी भी तमाम कोशिशें की हैं जिससे मॉडर्न एजुकेशन है, ठीक है, वो कंट्रीमैन को मतलब भारतीयों को मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है यहाँ पे डेविड हेयर का, जिनका सपोर्ट राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था, ताकि हिंदू कॉलेज 1817 के बनाने के लिए, ठीक है, इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए डेविड हेयर का सपोर्ट किया था, किसने, राजा राम मोहन रॉय ने, मतलब इसकी स्थापना डेविड हेयर ने की है लेकिन राजा राम मोहन रॉय जी के सहयोग से। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने इंडियन लर्निंग के साथ साथ वेस्टर्न सोशल एंड जो फिजिकल साइंसेज हैं वो भी मतलब पढ़ाने के लिए मतलब ऑफर की थी, या फिर आप बोल सकते हो कि अवेलेबल थी वो दोनों चीज़ें, इंडियन लर्निंग भी और साथ साथ वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेज भी। और उन्होंने बंगाली लैंग्वेज को भी एनरिच किया है, क्योंकि उन्होंने बंगाली ग्रामर बुक कंपाइल की है, एंड साथ ही उन्होंने एक मॉडर्न एलिगेंट प्रोज स्टाइल इवॉल्व किया है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय जी थे वो एक क्या था, गिफ्टेड लैंग्वेज थे, और इन्हें बहुत सारी डजन ऑफ लैंग्वेजेस का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हेब्रू, और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो थी उसके कारण भी इन्हें एक ब्रॉड बेस मिला है अपने स्टडी के लिए, क्योंकि वो अलग अलग रिलीजन की अलग अलग लैंग्वेजेस की जो बुक्स हैं वो उसको पढ़ पाए इन लैंग्वेजेस के ज्ञान के कारण। और जो राजा राम मोहन रॉय जी थे वो सपोर्टर थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, और उनको पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा जा सकता है। और उन्होंने जो भी रॉय बोट आउट जर्नल्स इन बंगाली में भी उन्होंने जर्नल्स लाई है, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन में, ताकि लोग जो हैं वो एजुकेट हो सके, उनको लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सके गवर्नमेंट के सामने। और इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय जी ने किसको कंडेम्ड किया है कि जो ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस लाई जाती थी बंगाली ज़मींदारीज में ज़मींदार्स के द्वारा, और डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेंट्स, और उन्होंने कहा था कि जो रेंट्स हैं मैक्सिमम रेंट वो फिक्स होने चाहिए, और एबोलिशन ऑफ टैक्सेस की और भी उन्होंने डिमांड की थी,
और टैक्स फ्री लैंड्स की बात की थी, रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ताकि एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सके, इसलिए उन्होंने कहा था कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम होनी चाहिए ताकि जो इंडियन गुड्स हैं वो भी फॉरेन मार्केट्स में जा सके। ठीक है, और साथ ही एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स, ये भी उनकी मांग में से एक था कि जो ईस्ट इंडिया की ट्रेडिंग राइट्स है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और जो भी सुपीरियर सर्विसेज हैं उसका इंडियनाइजेशन करने की बात कही थी इन्होंने। और बोला गया था कि जो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करने की बात भी राजा राम मोहन रॉय के एजेंडाज में से एक थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो उस टाइम में भी ये ऐसी ऐसी चीज़ें देखते थे जो हम आज देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ना, इनका जो काम है, इनकी जो पावर है वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, सेपरेट रहनी चाहिए। ये चीज़ तब भी इनकी मतलब एजेंडाज में से एक था। और इनका कहना था कि जो जुडिशियल इक्वलिटी होनी चाहिए इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में। राजा राम मोहन राय सिर्फ एक नेशनलिस्ट नहीं थे, वो इंटरनेशनलिस्ट थे। मतलब वो सबको इक्वल मानते थे एज अ ह्यूमन बीइंग। वो चाहते थे कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। और वो जो कॉपरेशन ऑफ थॉट एंड एक्टिविटी एंड ब्रदरहुड अमंग नेशंस, ये चाहते थे कि थॉट और एक्टिविटी का कॉपरेशन हो, ठीक है, और भाईचारे की भावना हो अलग अलग नेशंस में। और उनका जो यूनिवर्सल कैरेक्टर्स जो वो चाहते थे, ठीक है, वो थे प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, इंडिकेटेड दैट ही वेल अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न एज। जो उनके प्रिंसिपल्स थे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस होना चाहिए, तो वहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो मॉडर्न एज की सिग्निफिकेंस को समझ चुके थे। और इन्होंने सपोर्टेड, उन्होंने किस किस को सपोर्ट किया है, जो रिवॉल्यूशन चले थे नेपल्स के एंड स्पेनिश अमेरिकन के, ठीक है। और बोला था उन्होंने कि जो आयरलैंड में चल रहे हैं ऑपरेशंस, मतलब जो वहाँ पर लोगों को मतलब पीड़ित किया जा रहा था, उसको भी उन्होंने कंडेम किया है, जो उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे बाय एब्सेंटी इंग्लिश लैंडलॉर्डिज्म के द्वारा। और थ्रेटन्ड एमिग्रेशन फ्रॉम एम्पायर इफ द रिफॉर्म बिल वाज नॉट पास्ड। और उन्होंने मतलब बहुत तरह से अलग अलग जहाँ पर भी ह्यूमंस के राइट्स का वॉल्यूशन होता था वो वहाँ पर ही अपने थॉट्स जो है सामने लाते थे और बताते थे कि किस तरह से चीज़ें सही हो सकती हैं, या फिर कहाँ पर लोग मतलब जो है ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ही ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बता सकते हो आपकी जो रॉय हैं उनके जो एसोसिएट्स, उनके साथी कौन कौन थे। एक तो आप बोल सकते हैं डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि ये तो बाद में हम लोग देखो आने वाले टॉपिक में पढ़ने ही वाले हैं कि ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। पीके टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती एंड हिज एसोसिएट्स। तो हम लोगों ने राजा राम मोहन रॉय जी का टॉपिक पढ़ा है और साथ ही ये देखा है कि वो किस तरह से ब्रह्मो समाज से रिलेटेड थे और ब्रह्मो समाज के क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, ये भी हमने इस टॉपिक में ही कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ब्रह्मो समाज।